Once again, welcome back to my channel. My name is Navya, and in this video we are going to continue our unit number 3, and this particular video is going to be part 3 of the Nehru's secularism. And इससे पहले वाली वीडियो में we have already studied about the Nehru, the biography of Nehru, and what was his thoughts on the secularism. And इतना आप पढ़ चुके हो अभी तक कि वो चाहते थे कि इक्वालिटी रहनी चाहिए हर जगह, और वो नेशनल आइडेंटिटी को वो ऊपर मानते थे एज़ कम्पेयर टू रीजनल आइडेंटिटी. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स कंटिन्यू अवर वीडियो. कि ये पार्ट 3 है, तो इसके अंदर हम लोग नेहरू की परसेप्शन देखेंगे सेकुलरिज्म पे. इससे पहले आपने सब पढ़ लिया है कि जो नेहरू जी थे उनके क्या मॉडल्स थे. वो बिलीव करते थे इन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी. ठीक है, रिलीजन्स की इक्वालिटी, सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट की वो बात किया करते थे. साथ ही साथ प्रमोशन ऑफ टॉलरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग, एंड ऑल्सो अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क. वो क्रिटिक भी थे फंडामेंटलिज्म के. कोई भी कट्टर नहीं होना चाहिए. वो बिलीव करते थे कि सभी को इक्वालिटी के साथ अगर रहोगे आप, तभी आप एक डाइवर्सिटी वाली कंट्री के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा. ठीक है, तो अब हम अपना टॉपिक चालू करने वाले हैं, दैट इज़ द नेहरू परसेप्शंस ऑफ सेकुलरिज्म. तो देखो नेहरू की क्या परसेप्शन थी सेकुलरिज्म को लेकर, तो वो हम पढ़ेंगे. देखो सबसे पहला तो ये है कि इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन, एवरी रिलीजन एंड बिलीवर हैव इक्वल लिबर्टी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी. नेहरू बिलीव करते थे इक्वल स्टेटस ऑफ ऑल रिलीजन, कि हर एक रिलीजन को इक्वल स्टेटस प्रोवाइड किया जाना चाहिए. साथ ही साथ किसी भी व्यक्ति के साथ उसके रिलीजन के बेसिस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, और हर एक रिलीजन और बिलीवर हैव इक्वल लिबर्टी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी. हर एक, वही यहाँ पर क्या बात की जा रही है कि सभी लोग इक्वल है, सभी के साथ इक्वालिटी का बिहेव होना चाहिए, और इररिस्पेक्टिव ऑफ उनका रिलीजन कुछ भी हो, बट उनके साथ इक्वालिटी का बिहेवियर होना ही चाहिए. वो एक मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट, एक बेसिक नीड है किसी भी ह्यूमन बीइंग की. ठीक है, और वेदर आप अगर डाइवर्सिटी वाली कंट्री इंडिया की बात कर रहे हो खासकर. तो सेकेंडली आता है हमारा न्यूट्रलिटी ऑफ स्टेट. तो न्यूट्रलिटी ऑफ स्टेट का मतलब क्या होता है? न्यूट्रल का मतलब होता है बीच में, ना ही इसके साथ ना ही उसके साथ. तो स्टेट विल नॉट फेवर एनी रिलीजन. ठीक है, न्यूट्रलिटी ऑफ स्टेट का क्या मतलब है कि जो स्टेट है ना, वो किसी भी रिलीजन को फेवर नहीं करेगी. ठीक है, फेवरिंग रिलीजन विल डिवाइड सिटीजन इनटू 2 क्लासेस. क्योंकि अगर आप लोग कोई भी गवर्नमेंट, अगर स्टेट में कोई भी गवर्नमेंट अगर वो डिवाइड कर देती है लोगों को उनके रिलीजन्स के बेसिस पर ना, तो यहाँ पर 2 तरह के क्राइटेरिया, 2 तरह की यूनिट हमारी बन जाएगी इकोनॉमी में. पहली है सम हैव मोर अपॉर्चुनिटी. कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हो जाएगी, और कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके पास बहुत ही ज़्यादा कम अपॉर्चुनिटी हो जाएगी. तो इस वजह से स्टेट को कभी भी रिलीजन्स के बेसिस पर अपनी कंट्री के अंदर या अपनी स्टेट के अंदर लोगों को डिवाइड नहीं करना है, अदरवाइज इट विल लीड्स टू द इनइक्वालिटी. थर्डली आता है हमारा टॉलरेंस ऑफ ईच कम्युनिटी टूवर्ड्स ईच अदर. कि हर एक कम्युनिटी एक दूसरे को क्या करे, टॉलरेंस करे. देखो अगर आप इंडिया की बात कर ही रहे हो, देखो अगर, ठीक है, तो इंडिया हमें पता है एक डाइवर्सिटी वाली कंट्री है, और यहाँ पर हमें पता ही है कि अगर टॉलरेंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो नेहरू की बात करें तो नेहरू टॉलरेंस की बात करते ही थे. या आप यूनिट इसके पार्ट 1 में पढ़कर आए हो. ठीक है, तो नेहरू जो थे वो इसकी बात किया करते थे कि टॉलरेंस ऑफ ईच कम्युनिटी टूवर्ड ईच अदर. दे थिंक दैट स्टेट अलोन इज़ नॉट कैपेबल. उनका मानना ये था कि भाई किसी भी कम्युनिटी के अंदर अगर हम 5-6 तरीके के लोग रह रहे हैं ना, तो सबको किसी ना किसी चीज़ पे टॉलरेंस करना ही पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज़ तो हमारे झगड़े ही होते रहेंगे. तो इसके चलते हमें टॉलरेंस को ध्यान में रखते हुए ही आगे बढ़ना है. ठीक उसी तरीके से एक स्टेट भी अकेले कुछ नहीं कर सकती है. ठीक है, उसके लिए भी उसको अलोन वो कुछ भी नहीं कर सकती. उसको अपने लोगों की ज़रूरत होती ही है, तभी जाकर वो किसी भी चीज़ को, किसी भी रूल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे मान लो कि रोड डलनी है, नहीं, बहुत ख़राब हो रखा है इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ का. तो अगर हमारे यहाँ की कम्युनिटी के लोग एक पूरी लीव पर एप्लीकेशन वगैरह लिखकर उसके ऊपर साइन नहीं करेंगे, जब तक कम्युनिटी के साथ में लोग नहीं आएंगे, तब तक जो हमारे एमसीडी के लोग हैं उनके पास अगर हम अपनी शिकायत दर्ज करवाएंगे, तो वो लोग भी हमें मतलब हमारी बात सुनेंगे नहीं सुनेंगे.
अगर हम लोग इक्वालिटी के साथ सभी मिलकर जाएंगे तो हमारी बात सुनी जाएगी। वहीं अगर खाली मैं डाल के आ जाऊँ तो मेरी बात को उतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाएगा, सुना जाएगा बट नॉट दैट मच महत्व नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। लास्टली आता देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड सपोर्टेड बाय नेहरू। जैसा आज के टाइम पे यूसीसी चल रहा है ना कि एक समान कानून होना चाहिए सबके लिए, तो यूसीसी नेहरू भी सपोर्ट किया करते थे। क्योंकि अगर आप एक इतनी बड़ी कंट्री के अंदर रह रहे हो जहाँ पर इतने सारे रिलीजन के लोग हैं और वहाँ पे हर एक रिलीजन अगर अपना अलग से कुछ चीज़ें फॉलो करेगा तो ये एक कंट्री के लिए इंटरनल इंस्टेबिलिटी ला देता है, ये इंटरनल स्ट्रेन जैसी सिचुएशन पैदा हो जाती है यहाँ पर। तो इसके लिए ही यूनिफॉर्म सिविल कोड नेहरू जी सपोर्ट किया करते थे ताकि कंट्री के अंदर इक्वालिटी रहे। मतलब बेसिकली इनका मेजर फंडा ये था कि सभी इक्वल रहने चाहिए, ठीक है, इक्वालिटी रहनी चाहिए। तो आई होप आपको ये समझ आया। नेक्स्ट आता है अपना रिफ्लेक्शन ऑफ नेहरूज आइडियाज़ ऑन सेकुलरिज्म, कि नेहरू के क्या आइडियाज़ थे सेकुलरिज्म को लेकर। तो व्हेन वी गेन इंडिपेंडेंस, जब 15 अगस्त को हम लोग आज़ाद हुए थे तो नेहरू जी ने अपनी एक स्पीच दी थी जिसका नाम था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ऑल ऑफ अस, उनकी स्पीच का एक पार्ट है ये देखो, ऑल ऑफ अस वट एवर और टू वट एवर रिलीजन वी मे बिलोंग आर इक्वली द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया विद इक्वल राइट, प्रिविलेजेस एंड ऑब्लिगेशन। इसमें क्या बताने की कोशिश की जा रही है, अगर हम किसी भी रिलीजन के हो, ठीक है, हम लोग किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, लेकिन अगर हम लोग इंडिया के अंदर रह रहे हैं, वी मे बिलोंग आर इक्वली द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया विद इक्वल राइट। हम किसी भी रिलीजन कास्ट के हो लेकिन अगर हमारा जन्म इंडिया के अंदर हुआ है तो वी ऑल हैव द इक्वालिटी ऑफ राइट्स एंड द प्रिविलेजेस एंड द ऑब्लिगेशन। ये हमारा पूर्ण अधिकार है कि हमें राइट मिले, हमें प्रिविलेजेस मिले और हमारे पास ही सब चीज़ें हों। ठीक है, तो यही एक नेहरू का आइडिया था सेकुलरिज्म पे। ही ऑल्सो कैरिड हिज सेकुलर एटीट्यूड टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव्ड बाय हिम ऑन 13 दिसंबर 1946। उन्होंने यही अपना सेकुलर एटीट्यूड कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था उसमें भी शो करा एज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव्ड बाय हिम ऑन 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 में जो यहाँ पे बैठक हुई थी इनकी, उसमें इन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन और ये वर्ड जो सेकुलरिज्म है इसके बारे में कहा। क्योंकि हमें पता है हमारा प्रीएम्बल जो होता है उसके अंदर अगर आप देखोगे तो प्रीएम्बल में एक वर्ड है सेकुलरिज्म, तो वो भी किसने डाला है, वो भी नेहरू जी की वजह से ही उसके अंदर आया है। ठीक है, तो ये चीज़ है। क्लियरली डिपिक्टेड द सेकुलर आइडिया बाय प्रोवाइडिंग इक्वल स्टेटस टू ऑल रिलीजन। सेकुलरिज्म का मतलब ही क्या होता है, इक्वालिटी ऑफ थॉट, बिलीव, एक्सप्रेशन, फेथ, यानी कि सभी को इक्वल स्टेटस देना। ठीक है, वेदर उनके रिलीजन, कास्ट वगैरह को छोड़ते हुए सभी को इक्वालिटी के साथ उनके साथ बिहेव करना। सून आफ्टर इट वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और उनके इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बाद ही 22 जनवरी 1947 को जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो अडॉप्ट कर लेती है क्या, अपना ये प्रीएम्बल। ठीक है, हमारे प्रीएम्बल में भी क्लियरली मेंशन है वर्ड रिलीजियस फ्रीडम एंड इक्वल स्टेटस टू ऑल द रिलीजन। इट सेज लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्कशिप। अभी तक तो तुम लोग 3rd ईयर में हो तो मेरा मानना यह है कि आपको प्रीएम्बल तो याद हो गई। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लग रखा है प्रीएम्बल भी, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved टू constitute India into a sovereign, secular, socialist republic and democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief and faith, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. तो यही वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था जिसके अंदर हमें ये जो वर्ड देख रहे हो इम्पोर्टेंट वर्ड सेकुलर की बात की गई है कि मतलब सभी लोग सेकुलर हैं। ठीक है, और हमारे पास इक्वालिटी ऑफ थॉट, बिलीफ, एक्सप्रेशन, फेथ, वर्कशिप, स्टेटस, अपॉर्चुनिटी, हम सभी सेकुलर हैं। ठीक है, तो यही वर्ड जो है वो नेहरू जी ने क्या किया था, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लाया था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के थ्रू लाया था। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो येस, दिस इज़ द थिंग। और एक चीज़ और यहाँ पे देखने को, जैसे हमारे प्रीएम्बल के अंदर सेकुलरिज्म वर्ड
शो कर रहा है अबाउट द थॉट्स ऑफ नेहरू एंड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दैट वाज पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन द इन 22 जनवरी 1947। ठीक है, तो इसी के साथ साथ जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है दैट इज़ द पार्ट 3 ऑफ द आर्टिकल नंबर 12 से 35 का जो पार्ट 3 है उसके अंदर फंडामेंटल राइट्स मेंशन है। आर्टिकल 25 क्या कहता है, दैट फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन। 26 कहता है कि हम रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर पाएँ। 27 कहता है कि प्रोहिबिट टैक्सेस ऑन रिलीजियस ग्राउंड, यानी कि रिलीजियसली आप कोई भी टैक्स किसी के ऊपर नहीं लगवा सकते हो। 28 कहता है कि फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस सेरेमनीज इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अगर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, अगर वहाँ पर कोई भी अगर अपना कोई भी ऐसी रिलीजियसली कोई पूजा पाठ या फिर कोई भी ऐसा कर रहा है, तो उसमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो उनकी ये अथॉरिटी है, उनके पास ये राइट है कि उनको अगर वो अडॉप्ट करना है, वहाँ जाके अगर बातचीत करनी है, वो एंजॉय करना है या अटेंड करना है या नहीं करना है, वो टोटली उन पर डिपेंड करता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें बिल्कुल ये नहीं कहता कि आप जाओ या जॉन ऑफ कंपलसरी है ना, आपकी मर्जी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऐसी आर्टिकल डीलिंग फ्रॉम 14 to 28 ऑल्सो हाईलाइट करता है दैट नाइदर स्टेट नॉर सोसाइटी कैन डिस्क्रिमिनेट ऑन द नेम ऑफ रिलीजन। 14 से लेकर 18 तक आर्टिकल भी यही कहते हैं कि कोई भी स्टेट ना ही कोई सोसाइटी किसी भी व्यक्ति को उसके रिलीजन के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है। 14 क्या कहता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, 16 कहता है इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन पब्लिक इंस्टीट्यूशन। 17 कहता है डील विद एब्रोगेट ऑफ अनटचेबिलिटी। एंड 18 कहता है डील विद द टर्मिनेशन ऑफ टाइटल अवार्ड टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। देखो 14 का मतलब यही है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। लॉ सबको इक्वालिटी प्रोवाइड करता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे वो नॉर्मल सिटीजन ही क्यों ना हो। सेकेंडली 15 आर्टिकल कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ भी नहीं होगा, चाहे वो रिलीजन के बेसिस पर हो, चाहे वो कास्ट के बेसिस पर हो, चाहे वो जेंडर के बेसिस पर हो या किसी और चीज़ के बेसिस पर हो, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। थर्डली आर्टिकल नंबर 16 कहता है कि पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर, रिसेंटली ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में भी पूछा गया है, दैट इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी एम्प्लॉयमेंट में। उनके रिलीजन्स, उनके कास्ट के बेसिस पर उनके साथ ऐसे इस तरीके से दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 17 कहता है कि एब्रोगेट यानी कि ख़त्म करना अनटचेबिलिटी को। और 18 कहता है कि टर्मिनेशन ऑफ टाइटल अवॉर्डेड टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। टर्मिनेशन ऑफ टाइटल का मतलब है आप अपने टाइटल का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, जो आपके फादर जी हैं वो तो बड़े भाई राजपूताना फैमिली से बिलोंग करते हैं मान लो, ठीक है, और आप उन्होंने तो अपना नाम बनाया है कुछ पर्टिकुलर फील्ड में, वो अच्छे थे मान लो, ठीक है, लेकिन आपको डायरेक्टली उनका नाम मिल गया और उनके नाम पर फ़ायदा उठाना इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स यही कहता है। लेकिन ये टाइटल्स वो वाले नहीं जो आपको, जो आपके प्रेसिडेंट होते हैं वो आपको टाइटल्स देते हैं ना कि भाई भारत रत्न मिला है या जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, तो उन चीज़ों के जो टाइटल्स है वो आपने कमाए हैं, ठीक है, तो उन टाइटल को एबॉलिश करने की ये वो नहीं करते। लेकिन जो आपके आपने कमाए नहीं है, जो आपके पेरेंट्स से आपको मिले हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके फादर जी डॉक्टर थे तो आपने भी अब बड़े होकर अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा दिया, तो दैट इज़ नॉट ट्रू ना, दैट वो सही नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपनी करनी पड़ेगी। तो यही चीज़ है कि एबोलिशन ऑफ टाइटल्स बताता है और टाइटल अवॉर्डेड टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो येस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि नेहरू का जो सेकुलरिज्म है वो हमारे प्रीएम्बल से लेकर, हमारे फंडामेंटल राइट से लेकर आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। सो येस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो विद अनदर टॉपिक, दैट इज़ द दीनदयाल उपाध्याय इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।